हेलो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का नया चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी। अच्छी खासी वेटेज आपके एग्जाम में ये रखने वाला है, तो आ जाइए सीख लेते हैं। कुछ गिवन कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें इसमें पढ़ने हैं, उसी से ही क्वेश्चन आएगा। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चलिए, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन चैप्टर हमने इससे पहले पढ़ा है, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन की वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या आती है, वेरिएशंस आती है। अब ये वेरिएशंस एक्यूमुलेट कैसे होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, ऑलवेज रिसीव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी कि फादर और मदर से हमेशा हमें अलग अलग फीचर्स मिलते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स मिलते हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन हम बनते हैं। कुछ कहते हैं ना, ये अपनी मदर पे गए हैं, ये अपने पापा पे गए हैं, ठीक है, ये दादाजी पे गए हैं, ये अपनी नानी की तरफ है, ये अपने मामा की तरफ है। तो इस तरीके से बच्चे को रिलेट किया जाता है जब बच्चा पैदा होता है, तो यहाँ पर उसको इसके बेसिस पर ही देखा जाता है कि किस पर गया है। वो जो कहते हैं ना किस पर गया है, वो हेरिडिटी ही बता रहे हैं कि इसमें किसकी तरफ के कॉम्बिनेशन आए हैं, फादर साइड और मदर साइड। दीज कॉम्बिनेशंस, ओ माय गॉड, These combination shows distinct differences। ये कॉम्बिनेशन अलग अलग डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे, वेरिएशंस बोलते हैं। वेरिएशंस इन द प्रोजेनी फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से क्या बदलाव आए हैं वो है आपका वेरिएशन। ऑल द वेरिएशंस विल एक्यूमुलेट स्लोली एंड पास ऑन टू द जनरेशन टू जनरेशन। अब ये जो वेरिएशंस है ये आगे आगे जाकर एक्यूमुलेट हो जाती हैं और आने वाली जनरेशन में दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या है? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन, कैरेक्टर्स को ट्रेट भी कहते हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, आपका हेरिडिटी कहलाता है। इट इज कॉमनली सीन दैट मेंबर्स ऑफ स्पीशीज आर लार्जली अलाइक। ये देखा जाता है ज्यादातर। अब आपके आसपास बहुत सारी लेडीज, जेंट्स, बच्चे सब होते हैं, क्या सब एक जैसे दिखाई देते हैं? नहीं ना। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि सबका जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग अलग है, सबके फादर मदर का कॉम्बिनेशन अलग अलग है, इसीलिए वेरिएशन अलग अलग है, तो सब अलग अलग दिखाई देते हैं। द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन गैमीट्स। जो हेरिडिटी की इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट होती है गैमीट्स में, और गैमीट्स दो तरीके के होते हैं, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। जैसे कि एग जो है वो आपका फीमेल गैमीट है और स्पर्म जो है वो आपका मेल गैमीट है। इनके कॉम्बिनेशन से, इनके फ्यूजन से बनता है जाइगोट, और यही जाइगोट आगे जाके डेवलप करके आप और हम बनाता है। आई बात समझ में? देखो एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैंने एक ड्रॉइंग बनाई है, उसे देख लेते हैं। ये देखो फादर के हेयर का स्ट्रक्चर देखो, फादर की आईज देखो, इधर है मदर के हेयर का स्ट्रक्चर और मदर की आई। लेकिन जो ऑफस्प्रिंग है यानी कि जो बेबी है, उसके अंदर अगर मैं आपको कैरेक्टर शो करूं तो इसके हेयर जो है वो बिल्कुल अपने फादर जैसे है, राइट। हेयर्स फादर से मिल रहे हैं, और इसकी आई अगर देखूं तो बच्चे की आई अपनी मदर से मिल रही है। तो इसका मतलब इसके अंदर कॉम्बिनेशन आया है मदर का भी और फादर का भी। कुछ जीन्स मदर से तो कुछ जीन्स फादर से आए हैं, जिसकी वजह से एक कॉम्बिनेशन बना है। तो आप देख सकते हो इस बच्चे में आ गई वेरिएशन, नाइदर 100% लाइक फादर नॉर 100% लाइक मदर। ओके, इट हैज वेरिएशंस, हैव सम कैरेक्टर्स ऑफ फादर एंड सम ऑफ मदर। नेक्स्ट, वेरिएशंस क्या है, वेरिएशंस की क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस तो आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ के आए हो। जो वेरिएशंस आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, वो आपको फिटेस्ट बनाती है एक एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है ना। द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या है? वेरिएशन है वो बदलाव जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं, वो है वेरिएशन। ठीक है, एक स्पीशीज में अलग अलग दिखते हो आप लोग वेरिएशंस की वजह से। एग्जाम्पल, हाइट दो तरीके की हो सकती है आपकी, टॉल या फिर ड्वार्फ, लेकिन ज्यादातर देखने को मिलते हैं टॉल और मिडल। या तो मीडियम हाइट के लोग होते हैं या फिर लंबे लोग होते हैं, जो बिल्कुल ही बोने होते हैं उनको कहते हैं ड्वार्फ। ठीक है, नेक्स्ट, कैरेक्टर्स और ट्रेट्स क्या होती है? अब आपको पहचानने के लिए, अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अब आपको पता है कि मैं कौन हूं, ठीक है। अगर आप इससे पहले मुझे कहीं देख लेते तो क्या आप मुझे पहचानते? नहीं पहचानते। जब तक आप मेरे कैरेक्टर के बारे में नहीं जानते कि मैं साइंस पढ़ाती हूँ, आप मेरी अकेडमी पे आए तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं साइंस फैकल्टी हूँ या मैथ्स फैकल्टी हूँ?
तो आप जब एक बार क्लास ले लेंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैम साइंस पढ़ाती है, शी इज अ साइंस टीचर। तो ये कैरेक्टर हो गया, ठीक है, पहचानने में हेल्प करता है कैरेक्टर। अ रिकॉग्निजेबल फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का एक रिकॉग्निजेबल फीचर है, और एनी अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, किसी भी चीज को पहचानने के लिए जो उसकी पहचान है वो उसका कैरेक्टर कहते हैं हम, ठीक है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड ट्रेट्स, जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उस कैरेक्टर की, अलग अलग फॉर्म्स को क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ अकेडमी पे अगर टीचर हूँ तो क्या मैं अपने घर पे भी टीचर हूँ? नहीं, मेरी अलग अलग ट्रेट्स हैं कि मैं यहाँ पर टीचिंग करती हूँ और अपने घर पे घर का काम भी करती हूँ। समझ में आ रही है? तो ये ट्रेट्स हो गए। तो एक कैरेक्टर उसके डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स हो सकते हैं। ऑल कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन, सभी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं जीन। अभी मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है, जीन क्या होता है इसके बारे में पढ़ो। अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब डीएनए आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th के अंदर, डीएनए दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर बिल्डिंग वन और मोर मॉलिक्यूल दैट हेल्प्स टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर ट्रेट। तो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर ही जीन प्रेजेंट होते हैं। जीन एक सेगमेंट है उस डीएनए मॉलिक्यूल का, और वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करनी होती है, ठीक है। तो ट्रेड्स जो होती है बच्चे, ट्रेड्स दो तरीके से मिलती हैं, एक होती है एक्वायर्ड ट्रेड, एक होती है आपकी इनहेरिटेड, यानी कि बाय बर्थ। कुछ चीजें तो आपको बाय बर्थ मिलती हैं, कहते हैं ना कि हमें ये खानदानी है, ये तो चला ही आ रहा है पहले से ही, ठीक है। बाय बर्थ कुछ चीजें होती हैं जो आपको पहले से ही मिलती है, ठीक है, जैसे आपके फीचर्स हो गए बेसिकली। और कुछ होती है एक्वायर्ड ट्रेड्स जो आप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम सीखते हो। जरूरी नहीं है एक टीचर का बच्चा टीचर ही बनेगा, या एक होशियार बच्चा अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से ही आएगा। जरूरी नहीं होता कि सारे घर में पढ़े लिखे हो तो ही बच्चे पढ़े लिखे बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्वायर्ड ट्रेड क्या, उसको एनवायरमेंट भी तो मिलना चाहिए ना ऐसा। तो यहाँ पर क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट है ड्यूरिंग लाइफ जो आप चीजें सीखते हो, ड्यूरिंग लाइफ जो फीचर्स, जो चीजें आप एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, एक्यूमुलेट करते हो अपने अंदर, वो सारी चीजें आती है एक्वायर्ड में, ठीक है। ड्यूरिंग लाइफ मिलती है और इनहेरिटेड बाय बर्थ मिलती है, जैसे कोई बर्थ मार्क हो गया, ठीक है, आपके फीचर्स हो गए, आपकी आईज नोज, ठीक है, ये सब आपको आई कलर वगैरह ये सब इनहेरिटेड होता है। जबकि आप कैसे निकलोगे, कैसा व्यवहार होगा, ठीक है, पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, क्या तरीके से बात करनी आती होगी नहीं आती होगी, गुस्से वाले होंगे, ये सब चीजें एक्वायर्ड है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे समझते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस प्रोसेस है, अभी मैंने बोला एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। अब इस ट्रांसफर करने के पूरे प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस जो ट्रांसफर कर रहा है कैरेक्टर्स को, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाने के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स के ट्रांसफर के प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। अब रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, अब मेंडल की बात यहाँ पर आएगी। ग्रीगर जॉन मेंडल ने रूल्स बनाए थे कि इनहेरिटेंस के क्या रूल्स हैं, किस तरीके से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ सबसे पहले मेन काम है मेंडल जी का कंट्रीब्यूशन पढ़ लेना कि मिस्टर ग्रीगर जॉन मेंडल ने क्या पढ़ाया था, क्या समझाया था, कैसे हमें इनहेरिटेंस के बारे में इतनी डिटेल मिली। चलिए, तो मेंडल वाज बोर्न ऑन 22 जुलाई 1822 इन ऑस्ट्रेलिया। In 1856 to 57, he started his historical experiment of heredity on pea plant. अब pea plant का नाम जो है वो क्या है, पाइसम सिताइवम, ठीक है बच्चे, ये है इसका बोटानिकल नेम। और इसको आप जब हैंड रिटन करेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये इसका नाम है। आफ्टर 16 ईयर्स, आप जानते हो कि मेंडल ने जिस समय कोई काम किया था ना, ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसका काम रिकॉग्नाइज नहीं किया था, उसके काम को किसी ने पहचाना नहीं था। क्यों? 16 साल बाद, 16 साल मेंडल के मरने के 1900 में, 16 साल बाद उसकी डेथ के उसको पहचाना गया था, उसके काम को रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। मेंडल पोस्टुलेट्स वो रीडिस्कवर्ड किए गए। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट रिमेन्स हिडन फॉर 34 ईयर्स, 34 साल तक उसका ये एक्सपेरिमेंट जो आज इतना यूज होता है, ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल हिडन था, उसको कोई भी तवज्जो नहीं दी। मेंडल वर्कड ऑन द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल जो वर्क करता है वो किस पे करता है, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस पे काम किया।
ही ऑप्टेड गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, उन्होंने गार्डन पी को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, अब गार्डन पी को ही क्यों सिलेक्ट किया, उससे पहले आप ये सोचो कि उसका एक्सपेरिमेंट छुपा क्यों रहा, क्योंकि आप जानते हो बायोलॉजी लेने वाले बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं होती। तो मैक्सिमम बायोलॉजिस्ट उस समय, आपने देखा है इस चैप्टर में हम क्रॉसेस पढ़ने वाले हैं आगे, तो क्रॉस यहाँ पर रेशो वगैरह की बात की गई है जो कि मैथ्स में रिलेट करती है, और बायोलॉजिस्ट को ये चीज हजम नहीं हुई कि हमारे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैथ्स क्यों लेकर आए, तो उसको बेकार माना उन्होंने कि मैथ्स कोई नहीं पढ़ेगा बायो के अंदर। ठीक है ना, तो इसलिए उसका एक्सपेरिमेंट, और कुछ चीज सोशल मीडिया नहीं था उस टाइम, इस वजह से भी उनका कॉन्सेप्ट जो था वो छुपा रह गया। ठीक है, वाई मेंडल ऑप्टेड पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने पी को क्यों ऑप्ट किया, अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर पी प्लांट जो है उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसने इसको सिलेक्ट किया। पहला कैरेक्टर क्या है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ देखे जा सकते हैं, बहुत सारी ट्रेड्स एक साथ देखी जा सकती है, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स है। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, एक के दो कंट्रास्ट, जैसे मैं अगर कलर की बात करूं तो कलर में कॉम्बिनेशन बनाऊं तो ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ये हो गया ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये हो गए कंट्रास्ट, और ये क्या हुआ, कलर हो गया इसका एक कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के डिफरेंट ट्रेड्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, शॉर्ट लाइफ स्पैन, जल्दी से इसकी लाइफ स्पैन पूरी हो जाती है, तो इसको स्टडी करना आसान था, कम टाइम में ज्यादा ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स मिल सकते थे। नॉर्मली हैव सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, दोनों तरीके का पॉलिनेशन यहाँ पर हो सकता है, ये खुद को भी फर्टिलाइज कर सकते हैं और ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं, इसीलिए इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ सीड, और एक बारी में आप देखते हो कि मटर के दाने में कितने सारे सीड्स मिल सकते हैं, तो उन्होंने इसको ही सिलेक्ट किया। तो ये सारी चीजें आ सकती है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, इन्होंने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट दिया, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, इन्होंने इसको जन्म दिया, इसको जेनेटिक्स को पूरा बढ़ावा दिया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो पेपर में अगर 1 मार्क में एमसीक्यू में आ जाए तो कर लेना। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। मेंडल conducted a series of experiments in which he crossed a pollinated plant to study one character at a time. उन्होंने इस बार करा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें उन्होंने एक टाइम में एक ही कैरेक्टर की स्टडी करी। तो पहले आपको इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बता देती हूँ कि पी प्लांट में कौन कौन से कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट सिलेक्टेड फॉर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। कैरेक्टर्स आर लेंथ ऑफ द प्लांट, फ्लावर पोजीशन, शेप ऑफ द पॉड, कलर ऑफ द पॉड, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ कॉटिलेडन, कलर ऑफ फ्लावर। अब इसमें कुछ कैरेक्टर्स डोमिनेंट है और कुछ कैरेक्टर्स रिसेसिव है। अब यहाँ पर आपको डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में पढ़ना होगा पहले कि डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। डोमिनेंट वो है कि जो सबके सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, चाहे वो जीन रिसेसिव हो, चाहे वो जीन कैसा भी हो, उसके साथ वो एक्सप्रेस करेगा, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट। बेसिकली डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी किसे कहते हैं, जिसकी चलती हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिसकी चलेगी, यानी कि जो कैरेक्टर शो होगा वो होगा डोमिनेंट, और जो इसकी प्रेजेंस में शो नहीं होगा, जो हिडन रह जाते हैं, उसको कहते हैं रिसेसिव। बेसिकली जो लेस अमाउंट में मिलेंगे आपको और जो लार्ज अमाउंट में मिलेंगे उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेंथ ऑफ द प्लांट की बात करूं तो टॉल, आपको ज्यादातर टॉल प्लांट्स डोमिनेंट देखने को मिलेंगे, रिसेसिव प्लांट आपको ड्वार्फ देखने को मिलेंगे। फ्लावर पोजीशन जो है एक्सियल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल का मतलब बिल्कुल लास्ट में, एक्सियल का मतलब एंगुलर, जैसे ये आपकी स्टेम है, यहाँ ब्रांच है, इनके बीच में अगर फ्लावर बन रहा है तो एक्सियल पोजीशन। ठीक है, शेप ऑफ द पॉड इन्फ्लेटेड, अगर पिचका हुआ मटर है, अगर उसका जो छिलका है बाहर का जो पॉड है वो जो इन्फ्लेटेड है या फिर कंस्ट्रिक्टेड है। इन्फ्लेटेड का मतलब ये फूला हुआ जो मतलब बढ़िया सी मटर होती है उसमें, और क्या कहते हैं कंस्ट्रिक्टेड का मतलब मुसड़ा हुआ पूरा। ठीक है ना। कलर ऑफ पॉड, ये बिल्कुल ऐसे चिकना वाला जो मटर का वो होता है छिलका ऐसे करके, और यहाँ पे क्या होता है ऐसे ऐसे इस टाइप का। कि कलर ऑफ द पॉड, पॉड का कलर ग्रीन कलर की बाहर से मटर है हरी हरी, तो आप खरीद लेते हो ना देख के चिकनी चिकनी हरी हरी मटर, तो वो डोमिनेंट है, और येलो कलर का है तो वो रिसेसिव होता है। शेप ऑफ द सीड, अगर मटर का दाना बिल्कुल गोल मटोल है तो वो डोमिनेंट है, और अगर रिंकल्ड है तो वो रिसेसिव है। कलर ऑफ द कॉटिलेडन, कॉटिलेडन होता है दाने को, अगर आप ऐसे मटर के दाने को खोलोगे तो कॉटिलेडन का कलर अगर येलो आ रहा है तो डोमिनेंट है, और अगर ग्रीन आ रहा है तो वो रिसेसिव है।
कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का कलर अगर वॉयलेट कलर का है तो डोमिनेंट है, व्हाइट कलर का है तो रिसेसिव है। तो ये चार्ट आप याद कर लेना कि क्या चीज डोमिनेंट है क्या रिसेसिव। अदरवाइज आपको एग्जाम में ये गिवन ही आता है कि डोमिनेंट कौन सा लेना है और रिसेसिव कौन सा लेना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ समझ लेते हैं। डोमिनेंट ट्रेट क्या होती है? इट इज द वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर और एब्सेंस। मैंने अभी आपको बताया चाहे रिसेसिव हो या ना हो, ये हर तरह से अपने आप को ही एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और रिसेसिव ट्रेट क्या होती है? इट इज वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। ये अपने आप को केवल डोमिनेंट की एब्सेंस में ही शो कर सकता है। अगर डोमिनेंट होगा तो वो किसी और को शो होने ही नहीं देगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना अपने आगे किसी की चलने नहीं देते, ये डोमिनेंट नेचर होता है, ठीक है ना। तो रिसेसिव तभी अपने आप को शो करेगा ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट या फिर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट। या तो सिर्फ रिसेसिव ट्रेट हो तभी अपने आप को शो करेगा, या फिर एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट हो तभी अपने आप को शो करेगा, ठीक है। एलील क्या होती है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ गिवन जीन। अब एक जीन है उसकी अलग अलग फॉर्म्स है, ठीक है। अब टॉल जो है, जैसे एक बात मानूं मैं कि अगर मैं कह रही हूँ टॉल, टॉल के लिए हम यूज कर रहे हैं कैपिटल टी, ठीक है। अब यहाँ पर और ड्वार्फ के लिए हम यूज करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि टॉल जो भी डोमिनेंट होता है उसके लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं, जो भी रिसेसिव होता है उसके लिए हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं उसी का। अगर टॉल हमारा डोमिनेंट है तो इसके लिए अगर कैपिटल टी ले रहे हैं तो ड्वार्फ के लिए हम स्मॉल टी लेते हैं। तो अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये जो टॉल है ये हमेशा एक कैरेक्टर दो एलील से मिलकर बनता है। जैसे कि टॉल के लिए कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। अब यहाँ पर ये जो कैपिटल टी है, अगर मैं इसको कैपिटल टी और स्मॉल टी दे दूं तब भी तो ये रिसेसिव है, तब भी तो ये डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो इस केस में भी ये क्या हुआ? टॉल हुआ। तो यहाँ पर दो एलील हो गए, एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी, और यहाँ पर दोनों एलील सेम है। रिसेसिव में भी दोनों एलील यहाँ पर सेम है। तो एलील क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन। तो एक जीन है जो क्या करता है? टॉल को बनाता है, टॉल को शो करता है, और उस जीन के दो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चे, दो फॉर्म्स है। अब कैपिटल टी इज एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, ठीक है, डोमिनेंट है। स्मॉल टी इज एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस, ये रिसेसिव है। आगे बात समझ में? हर किसी के दो होते हैं यहाँ पर, तो इनको एलील कहा जाता है जो उसको शो करने में हेल्प करते हैं। तो फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप इट रेफर्स टू ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस। फिनो मीन्स फिजिकल से याद रखना। फिनोटाइप वो होता है जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो सामने देखकर आप प्लांट को बता सकते हो कि टॉल है, ड्वार्फ है, ठीक है, मीडियम है, तो आप इसको देखकर बता सकते हो। राउंड है, ग्रीन है, जितने भी कैरेक्टर्स है दीज आर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, इनको आप देखकर बता सकते हो, तो इनको हम बोलते हैं फिनोटाइप। और अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं तो इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इसके एलील्स क्या है वो नहीं पता, ठीक है। तो जो हमें दिख जाता है वो होता है फिनोटाइप, और जो हिडन रहता है, जो अंदर हम क्रॉस में यूज करते हैं, जो अंदर रिएक्शंस चली होंगी, उसको हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप। इट रेफर्स टू द जेनेटिक कोड जिससे ये फीचर आया, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी गिवन फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जीनोटाइप की, क्या जीनोटाइप रहेगा तभी फिनोटाइप बनेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉलनेस के लिए, स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए। आई बात समझ में? तो ये टॉलनेस और ड्वार्फनेस क्या है? ये अपने आप में क्या है बच्चे? टॉलनेस और ड्वार्फनेस है फिनोटाइप, और इसका जो कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब क्या है? ये इसके जीनोटाइप है। होमोजाइगस। अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस समझना। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? होमो मीन्स सेम, जब दोनों जीन्स सेम हो, जैसे कैपिटल टी, तो होमो का मतलब होता है बच्चे सेम। जब एक ही तरीके के जीन हो, एक ही जैसे एलील से बना हो पूरा जीन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस पेयर। इट रेफर्स टू द कंडीशन व्हेन सेम टाइप ऑफ एलील इज प्रेजेंट फॉर अ गिवन फिनोटाइप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी फॉर टॉलनेस, स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं। हेट्रोजाइगस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट, जिसमें डिफरेंट टाइप के जीन्स प्रेजेंट हो, एलील्स प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट, जैसे कि टॉलनेस के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। नोट कीजिएगा, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ।
जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी तो इसका मतलब देखो यहाँ पर स्मॉल टी भी है और कैपिटल टी भी है, लेकिन एक्सप्रेस किसने किया टॉलनेस में? केवल कैपिटल टी ने। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, बाकी स्मॉल टी यानी कि रिसेसिव अपने आप को हिडन कर लेता है, हिडन रह जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए विच कैरी जीन। क्रोमोसोम्स वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमने क्लास 9th में पढ़ रखे हैं, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से पढ़े होंगे ना आपने, और इसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए F1 जनरेशन, F2 जनरेशन ये पढ़ते हैं क्रॉस के बाद, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, वैसे है क्या? व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस टू ब्रीड प्रोड्यूस प्रोजेनी, जब पहली प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उसे फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं, जो उसके बाद क्रॉस करके प्रोड्यूस होती है उसे सेकंड फीलियल जनरेशन कहते हैं। हाइब्रिड क्या होते हैं? जो नए कॉम्बिनेशन से बनते हैं मिक्सिंग के बाद, उसको हाइब्रिड कहते हैं। प्योर ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? इसे ट्रू ब्रीडिंग भी कहा जाता है, जहां पर कैरेक्टर्स नहीं बदलते, यानी कि जहां पर सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन हो। प्योर ब्रीडिंग का मतलब या ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होमोजाइगस पेयर लिया गया हो, बेसिकली होमोजाइगस पेयर लिया गया हो तो उसको हम क्या कहते हैं? प्योर ब्रीडिंग कहते हैं। चलिए अब इसे समझ लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। अब मोनोहाइब्रिड का मतलब, हाइब्रिड का मतलब कॉम्बिनेशन करना, मोनो मीन सिंगल। अब यहाँ पर एक टाइप के कैरेक्टर की हम मिक्सिंग करेंगे, एक ही टाइप के कैरेक्टर को क्रॉस कराएंगे, इसीलिए इसको कह रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हम एक टाइम पर एक ही स्टडी करते हैं एक ही कैरेक्टर की, when only one character is considered while crossing two organisms, then such cross is known as monohybrid cross। जब हम एक ही टाइप के कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, मेंडल फर्स्ट सिलेक्टेड प्योर लाइन प्लांट। मेंडल ने पहले प्योर लाइन प्लांट को सिलेक्ट किया। कैरेक्टर क्या लिया? कैरेक्टर लिया हाइट। अब इसकी ट्रेट्स क्या हुई? मैंने बताया ना कैरेक्टर के फीचर्स जो होते हैं वो ट्रेट होते हैं। तो कैरेक्टर है हाइट, अब ट्रेट क्या है? या तो टॉल या फिर डवर्फ। ठीक है, अब टॉल के लिए मैंने आपको बताया जब भी हम यहाँ पर करेंगे तो होमोजाइगस पेयर लेंगे, तो यहाँ पर हम प्योर लाइन दिखा, प्योर लाइन, ट्रू ब्रीडिंग, इन सब का मतलब एक ही है। ठीक है, प्योर ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग कराएंगे। अब हमने टॉल और डवर्फ के होमोजाइगस पेयर लिए और इनके बीच में क्रॉस कराया। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्रॉस देख सकते हो, पुनेट स्क्वायर मेथड से यहाँ पर क्रॉस दिखाया गया है, यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेथड से दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं आपको इसको बनाकर सिखा देती हूँ। यहाँ पर देखना ध्यान से, ये देखो आपके पास आपने दो कैरेक्टर लिए, एक आपने लिया टॉल और एक आपने लिया डवार्फ, राइट। आपने दो कैरेक्टर लिए टॉल और डवार्फ, इनके बीच में कराया क्रॉस। एक को मानेंगे मेल और एक को मानेंगे फीमेल। ठीक है बच्चे, इसके लिए हमने क्या लिया? कैपिटल टी, इसके लिए लिया स्मॉल टी। अब यहाँ पर सेकंड काम क्या हुआ? ये हुए पेरेंट्स, क्या है ये हुए पेरेंट्स। अब पेरेंट्स थे, अब इनसे क्या बने? गैमीट्स बने। गैमीट्स को याद रखिएगा कि हमेशा गैमीट्स को आपने सर्कल में बंद करना है, कैपिटल टी। यहाँ गैमीट्स क्या बने बच्चे? स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यहाँ पर आपने कराना है कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बने बच्चे? गैमीट्स बने। ठीक है, दीज आर गैमीट्स। अब यहाँ कॉम्बिनेशन हुआ, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। और अब आप देख सकते हो सब में कैपिटल टी है और एक्सप्रेस यही करेगा अपने आप को, क्योंकि ये डोमिनेंट है, अपने आगे किसी की चलने ही नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल। तो मैं क्या देख रही हूँ? 100% टॉल कैरेक्टर्स आए हैं यहाँ पर, पहली एफ। और इसी जनरेशन को हम बोल रहे क्या? F1 जनरेशन। यही है आपकी F1 जनरेशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ बच्चे? क्रॉस हुआ, यानी फर्टिलाइजेशन कराया आपने, फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर मियोसिस हुआ, सेल डिवीजन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये 100% टॉल कैरेक्टर्स आए हैं। इससे आपको क्या पता चला? कि यहाँ पर सारे टॉल आ गए। अभी आप कैसे पहचानोगे? अब आपने करना है, कंप्लीट नहीं हुआ ये क्रॉस, अब यहाँ पर तो आपने फिर से क्रॉस कराना है, अभी कंप्लीट नहीं है। F1 जनरेशन में जो प्रोड्यूस हुए हैं उनका सेल्फ क्रॉस कराना है। F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस आप यहाँ पर कराएंगे। सेल्फ क्रॉस का मतलब जो F1 जनरेशन के पेरेंट्स
जो बना है, जो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग है, इनको आपस में क्रॉस करा देना। तो यहाँ पर क्रॉस कराना है आपने कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी और स्मॉल टी से। तो यहाँ पर गैमीट्स बनाने हैं, यहाँ पर आपके गैमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनका क्रॉस कराओ, कैपिटल टी को अगर क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर कैपिटल टी, इसको इससे क्रॉस कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से स्मॉल टी, फिर से क्रॉस कराने पे ये मिला। तो यहाँ पर मुझे कैरेक्टर्स क्या क्या मिले बच्चे, यहाँ पर मिला टॉल, ये क्या मिला टॉल, ये भी क्या मिला टॉल, ये भी क्या मिला टॉल, और ये क्या मिला बच्चे ड्वार्फ। आप देख रहे हो यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स मिले आपको, 3 तरीके के कैरेक्टर देखने को मिले अगर आप जीनोटाइप पे जाते हो, और 2 तरीके के कैरेक्टर मिले अगर फिनोटाइप पे जाते हो। दिख कैसे रहे, या तो मुझे टॉल मिले या फिर मुझे ड्वार्फ मिले, है ना, 2 तरीके की, ये क्या हुआ फिनोटाइप। दिख तो मुझे ऐसे ही रहे है ना फिनोटाइप, लेकिन अगर मैं इनका जीनोटाइप देखूं, जीनोटाइप में टॉल के 2 मिले हैं मुझे, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और ड्वार्फ के लिए एक ही जीनोटाइप मिला, दैट इज स्मॉल टी। तो अगर मैं इनकी काउंटिंग करके रेशो निकालूं तो 4 में से कितने टॉल हैं बच्चों, 3। तो यहाँ पर रेशो आया 3:1। और अगर मैं इनके फिनोटाइप का रेशो लगा लूं तो ये है 1, ये वाला है 2 और ये वाला है 1। तो पेपर में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि आपसे फिनोटाइप की रेशो पूछी है या जीनोटाइप की रेशो पूछी है, और अगर मेंशन नहीं किया और सिर्फ मोनोहाइब्रिड की रेशो पूछ रहा है तो रेशो लिखेंगे 3:1। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। पुनेट स्क्वायर से यहाँ पर इसने करके दिखा दिया। अगर आप क्रॉस नहीं यूज करना चाहते हो तो स्क्वायर मेथड भी आप यूज कर सकते हो। ये है गैमीट, इनको सर्कल में बंद करना जरूरी होता है। आप टी से टी क्रॉस किया कैपिटल टी, इस टी से इसको क्रॉस किया कैपिटल टी, स्मॉल टी से कैपिटल टी, स्मॉल टी को स्मॉल टी से स्मॉल टी। तो इस तरीके से भी आप इस क्रॉस को कर सकते हो। एक तरफ ये वाले रख दो ऊपर और एक तरफ नीचे ये वाले रख दो। आई बात समझ में? चलिए, तो ये वाला क्रॉस तो मैंने आपको करना सिखाई दिया है। मोनोहाइब्रिड रेशो क्या होती है, 3:1, और ये रेशो वैसे होती है फिनोटाइप की, फिनोटिपिक रेशो इसको कहा जाता है, फिनोटाइपिक रेशो। ठीक है, और अगर जीनोटाइप पूछेंगे तो जीनोटाइप की रेशो क्या आती है इसकी, जीनोटाइपिक रेशो क्या आती है, जीनोटाइपिक रेशो इज 1:2:1। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एमसीक्यू में कंफ्यूजन हो सकती है। चलिए, मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस, अभी हमने पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अब पढ़ने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मीन्स 2, अब यहाँ पर 2 कैरेक्टर एट अ टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, डाई हाइब्रिड का मतलब क्या है, यहाँ पर अ क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडीड एट अ टाइम, एक ही टाइम पर 2 कैरेक्टर को पढ़ना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए कैरेक्टर चूज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कैरेक्टर चूज किया, मान लीजिए 2 कैरेक्टर चूज करने पड़ेंगे। 2 कैरेक्टर्स में से मान लो मैं ले रही हूँ कलर, ठीक है, कलर ऑफ सीड, ठीक है, और मैं ले कलर ऑफ कॉटिलेडन, सॉरी, कलर ऑफ कॉटिलेडन, और यहाँ पर हम ले रहे हैं शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड। अब इनके ये हो गए कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर को एक ही साथ स्टडी करने को बोलते हैं डाई हाइब्रिड। अब इनके कैरेक्टर के हमने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी तो पढ़ने हैं, ट्रेट्स भी तो पढ़नी है। अब कलर के कॉटिलेडन में आप स्टार्टिंग में देखो, कलर ऑफ कॉटिलेडन में येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। तो यहां पर आ जाओ वापस, तो यहां पर क्या होगा, येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। ठीक है, अगर यहां पर मैं कैरेक्टर पढ़ूं किसका, शेप ऑफ द सीड, तो राउंड आपका डोमिनेंट होता है, दिस इज डोमिनेंट, रिसेसिव, राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल्ड क्या हो गया बच्चे, रिसेसिव। तो यहाँ पर अगर मैं इसका वो बनाना चाहूँ जीनोटाइप तो कैसे बनेगा, देखिए कैरेक्टर पढ़ लिए ना यहाँ पर, अब इसका जीनोटाइप बनाते हैं। देखो, अब यहाँ पर हम कैरेक्टर लेते हैं मिक्स करके, ठीक है, आपने लिया डोमिनेंट को एक तरफ ले लो, दिस इज राउंड येलो, इसको क्रॉस कराओ किसके साथ, रिंकल्ड ग्रीन के साथ,
रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है बच्चे, तो इसके लिए क्या बनाएंगे, राउंड डोमिनेंट है तो इसी के लिए कैपिटल आर, येलो डोमिनेंट है तो कैपिटल वाई। रिंकल्ड के लिए क्या लेंगे, अब यहाँ पर राउंड का ही सिंबल लेंगे लेकिन स्मॉल लेटर्स में। ग्रीन के लिए क्या लेंगे, येलो का ही सिंबल लेंगे लेकिन स्मॉल लेटर में। आ गई बात समझ में, तो ये हुआ पेरेंट, दीज आर पेरेंट्स। ठीक है, एक मेल हो गया और एक आपका फीमेल हो गया। ठीक, अब इनको क्रॉस कराने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चे, गैमीट्स चाहिए। क्या चाहिए, गैमीट्स। अब दो तरीके के कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, दैट इज एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई। ऐसी इसका कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर भी स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। आपको यही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कराना है आपने क्रॉस। अब इस क्रॉस को कराओगे कैसे, इसको इसके साथ क्रॉस कराओ। ठीक है, फिर क्या बना, कैपिटल आर उसके साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई उसके साथ स्मॉल वाई, राइट। अब इसको क्रॉस कराओ इसके साथ, अब सेम चीज बनेगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको क्रॉस कराओ इसके साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको क्रॉस कराओ इसके साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अगर मैं अब इन्हें नाम देने चल रही हूं तो मैं क्या देखूंगी, आर के लिए मैं क्या दूंगी, कैपिटल है तो यहाँ पे लिख दूंगी राउंड, और वाई कैपिटल है तो यहाँ पे आ गया येलो। और मुझे तो सारे ही सेम दिख रहे हैं, तो ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, सारे ही राउंड येलो आए। तो ये बनी F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन के अंदर क्या आया बच्चों, ऑल राउंड येलो, 100% राउंड येलो। सारे के सारे क्या आए, 100% राउंड येलो आए। लेकिन आया कैसा, हेट्रोजाइगस, क्योंकि रिसेसिव भी तो है इसके अंदर, डिफरेंट है जीन्स, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में आया। आई बात समझ में। चलो अब इसको देखने के लिए अब हम इसको दोबारा क्रॉस करेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन का क्या करेंगे बच्चों, सेल्फ क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे, सेल्फ क्रॉस कराएंगे। अब इसका सेल्फ क्रॉस कैसे कराएंगे, इसके पास जो हमारे पास क्या बने, यहाँ हमारे पास गैमीट्स कौन कौन से बने, ये आया हमारे पास जीनोटाइप, इसका क्रॉस कराएंगे इसी के साथ। अब यहाँ पर बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि मैम यहाँ पर गैमीट्स कैसे बनाएं, गैमीट्स कैसे बनेंगे। तो इसके लिए हम एक रूल याद कर लेते हैं। रूल इज 13, 23, 14, 24। ये रूल आपने याद रखना। अब ये 1, 2, 3, 4 है क्या मैम, 13 वेरा क्या है, ये है आपके इसके नंबर। आप इसको नंबर दे सकते हो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, 1, 2, 3 एंड 4। अब इसके कॉम्बिनेशन से आप गैमीट्स बना लो। 4 गैमीट्स यहाँ पर बनने वाले हैं, 4 गैमीट्स, तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब गैमीट्स बनेंगे क्या क्या, उसे कैसे बनाएंगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं गैमीट बनाऊं तो यहाँ पर देखो 13, पहला रूल है 13, 1 और 3, तो 1 पे है आपका कैपिटल आर और 3 पे है कैपिटल वाई। ठीक है, फिर 23, 2 पे है आपका स्मॉल आर और 3 पे है आपका कैपिटल वाई। 23, 14, पहले पे आर फिर स्मॉल वाई, फिर 24 स्मॉल आर और स्मॉल वाई। सबसे आसान तरीका, आप ये रूल याद कर लो। इस रूल को यूज करके आप आराम से क्या बना सकते हो, कोई भी डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन निकालने के लिए क्रॉस में गैमीट्स बना सकते हो, बहुत आसान है। अब सेम ही गैमीट्स यहाँ बनेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम ही तो है दोनों में, सेम गैमीट्स यहाँ बनेंगे, आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनको यूज करके हमें कराना है स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर मैं ऐसे वाला क्रॉस वाला मेथड यूज करूंगी तो बहुत लंबी चौड़ी घिचपिच हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पुनेट स्क्वायर मेथड यहाँ पर यूज किया जाता है। तो पुनेट स्क्वायर मेथड यूज करके हम इसको बनाते हैं। मैं आपको सिखा देती हूँ कि आप इसको कैसे शो करेंगे पेपर के अंदर। ठीक है, तो आपके गैमीट्स बने थे कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। एक गैमीट बना था कैपिटल आर, पीछे देखो यहाँ पे कैपिटल आर बना तो है ही ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई और आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसी को इस तरफ भी लिख लो, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल। ठीक है,
अब इसी को आप यहाँ भी लिख लो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस। तरीके से बना लेना, थोड़ा साफ साफ पेपर में। ठीक है, मैंने तो समझाना है, लोग स्केल से बना लेना। ये बन गया आपका पुनेट स्क्वायर। अब इसमें बनाओ गैमेट्स के कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ देखना, कोई और यहाँ पर देखना, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब इसको इससे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर देखना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसको इससे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब यहाँ पर आना, सेकंड वाली में कैपिटल आर स्मॉल आर लिखेंगे पहले हमेशा कैपिटल ही, अगर कैपिटल है कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर इसको इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसको इससे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इससे कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर इसको इससे कैपिटल आर स्मॉल वाई। उधर देखो, फिर इसको इससे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसको इससे क्या आया, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इधर आ जाओ, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर देखो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब जरा इनका जीनोटाइप लिखवा दो मुझे कि क्या होना चाहिए। देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये क्या हो गया, राउंड येलो। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी राउंड येलो। ये क्या हुआ, ये भी राउंड येलो। ये भी क्या हुआ, राउंड येलो। ठीक है, ये भी क्या हुआ, राउंड येलो। ये भी क्या हुआ, राउंड येलो। ठीक है, ये भी क्या हुआ, राउंड येलो। और कहाँ है राउंड येलो, ये रहा राउंड येलो। कोई और है क्या कैपिटल वाई, ये भी रहा आपका राउंड येलो। ठीक है, चलिए अब इन्हें काउंट करते हैं, कितने हो गए राउंड येलो, बाद में काउंट करेंगे, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब चलिए अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पर ये क्या है, रिंकल्ड येलो। ये क्या हुआ यहाँ पर, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, रिंकल्ड येलो। ये क्या हुआ आपका, रिंकल्ड येलो। ये क्या हुआ आपका, राउंड येलो, राउंड स्मॉल वाई राउंड। और आपका ग्रीन, राउंड ग्रीन। ये क्या हुआ, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ आपका, राउंड ग्रीन। और ये क्या हुआ आपका, राउंड ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से मिले, एक मिला राउंड येलो। ठीक है, एक मिला राउंड ग्रीन। एक कॉम्बिनेशन मिला रिंकल्ड येलो। और एक मिला रिंकल्ड ग्रीन। मुझे यहाँ पर इतने कॉम्बिनेशन देखने को मिले हैं। अब इनकी जरा काउंटिंग करते हैं, क्या है। राउंड येलो कितने हैं, एक, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 और 9। राउंड येलो मुझे कितने मिल गए बच्चों, 9। अब देखते हैं राउंड ग्रीन कितने हैं। राउंड ग्रीन एक, राउंड ग्रीन 2 और राउंड ग्रीन 3 मुझे क्या मिले, राउंड ग्रीन मिले। राउंड ग्रीन कितने मिल गए बच्चों, 3। अब रिंकल्ड येलो देखते हैं, रिंकल्ड येलो। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा यहाँ तो कैपिटल वाई था, ये येलो आएगा, येलो। ठीक है, अब रिंकल्ड येलो देखते कितने हुए, 1 और आपका रिंकल्ड येलो 2 और आपका रिंकल्ड येलो 3। तो ये भी कितने आ रहे हैं, 3। और रिंकल्ड ग्रीन केवल और केवल
1 आ रहा है, तो रिंकल्ड ग्रीन 1, तो ये बन गया इसका फिनोटाइप रेशो। ये आया फिनोटाइप, ये आया फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप आया। तो फिनोटाइप का रेशो कितना आ रहा है, 9:3:3:1। और जीनोटाइप तो बहुत सारे हैं, तो इसका लिखने की जरूरत नहीं है। फिनोटाइप रेशो इसकी आती है पेपर में, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस की जो रेशो होती है वो होती है 9:3:3:1। ठीक है बच्चे, इस तरीके का कोई भी क्रॉस आएगा तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत सिर्फ गैमीट्स में होगी, और गैमीट फॉर्मेशन आप यहाँ से देखकर इस रूल को लगाकर कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आफ्टर क्रॉस। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है कि आपके लड़का है या लड़की है, तो उसको पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, इज इट अ बॉय और अ गर्ल। ठीक है, ये क्या कह रहा है बच्चा, आई एम अ बेबी, हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, मुझे नहीं पता मैं मेरा क्या जेंडर है, मेरे को तो फीड कराओ नहीं तो मैं रोने लग जाऊंगा। चलिए, तो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न इज डिटरमाइंड, किसके थ्रू डिटरमाइन होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब बार बार लड़की होती है तो लोग क्या कहते हैं कि इसकी माँ रिस्पॉन्सिबल है। पुरानी सोच वाले लोग या फिर पुरानी पीढ़ियों के लोग यही कहा करते थे कि लेडीज रिस्पॉन्सिबल है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन से उस चीज को क्लियर किया गया। सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड जेनेटिकली। पहली बात तो ना तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ही मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन द जेंडर ऑफ द बेबी, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड जेनेटिकली, तो ये जेनेटिकली डिसाइड होता है। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। एक ह्यूमन बींग के पास ना, ह्यूमंस के पास 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर क्रोमोसोम्स, अगर आप सिंगल बात करो क्रोमोसोम्स, पेयर की बात कर रहे हैं तो 23 है, और अगर सिंगल सिंगल की बात करेंगे तो 46 सिंगल क्रोमोसोम्स बात करेंगे, सिंगल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो पेपर में ध्यान से पढ़ लेना कि पेयर लिखा है या सिंगल लिखे हैं। ठीक है, और इन 23 में से दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके पास ऑटोसोम्स और एक होते हैं आपके पास सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, ऑटोसोम्स होते हैं 22 पेयर, जो कि मेल फीमेल में सेम होते हैं, सेम इन मेल एंड फीमेल, दोनों में सेम होते हैं 22 पेयर। सिर्फ ये एक पेयर होता है, ओनली 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जो डिसाइड करता है इट्स इधर मेल और फीमेल। तो यहाँ पर दो होते हैं, एक मेल में और एक फीमेल में। ठीक है, तो मेल के अंदर ये पेयर होता है XY और फीमेल के अंदर ये पेयर होता है XX। आई बात समझ में। तो यही पेयर डिसाइड करता है कि सेक्स ऑफ द बेबी क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, इन मेल सेक्स क्रोमोसोम्स आर XY, इन फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स आर XX। यही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको यहाँ समझाई। ठीक है, तो समझ लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा। पेरेंट्स है, फादर है, मदर है, फादर के पास XY जीन है, मदर के पास XX जीन है। ठीक है, तो यहाँ पर जीन गैमीट्स बने XY XX। जब इनका क्रॉस कराया तो देखा आपने कि मदर की तरफ से केवल क्या आ सकता है, ओनली X क्रोमोसोम। तो फादर की तरफ से अगर X क्रोमोसोम आया इट विल बी अ फीमेल, अगर फादर की तरफ से Y क्रोमोसोम आया तो इट विल बी अ मेल क्रोमोसोम। ठीक है, मेल जाइगोट और मेल बेबी फॉर्म होगा। तो यहाँ पर 50-50 चांसेस है, क्योंकि मेल के पास आधे X और आधे Y है और फीमेल के पास सिर्फ X है, तो X तो आना ही आना है। ठीक है, तो 50% चांसेस है कि मेल डोनेट करे X और 50% चांसेस है कि मेल की तरफ से डोनेट हो Y क्रोमोसोम। तो यहाँ पर 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि लड़की भी हो सकती है और 50% चांस होता है कि बेबी बॉय भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्सिबल वैसे नहीं है, बट अगर जेनेटिकली देखा जाए तो फादर इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि 50% मेल और 50% फीमेल। गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड किस पे डिपेंड करेगा, फादर के क्रोमोसोम्स पे। अगर फादर की तरफ से Y इनहेरिट हुआ है तो मेल, अगर फादर की तरफ से X इनहेरिट हुआ है तो वो फीमेल बनेगा। ओके, तो ये क्रॉस करके पेपर में आप इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हो। अब क्रॉस शोज दैट 50-50 चांसेस ऑफ इधर अ गर्ल चाइल्ड और अ बॉय चाइल्ड, all child will inherit X chromosome from the mother regardless whether it is a boy or a girl। कोई भी हो X तो चाहिए ही चाहिए। दस, और वो भी फीमेल से आता है। द सेक्स ऑफ द चाइल्ड विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर, इधर X और Y। हैंस मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है चाइल्ड के सेक्स के लिए कि चाइल्ड का सेक्स क्या होगा, मेल होगा या फीमेल। तो हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। ठीक है बच्चे।
तो आपने इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें करना है। क्रॉस हो गया, सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, इनसे क्वेश्चन ज़रूर आता है। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।